अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर। आज हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 से है, एसी थ्रू इंडक्टर। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू रेजिस्टर। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं उनके अक्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उनमें एसी करंट और एसी वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है। तो इस लेक्चर में भी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही रहेगा कि जब हम एक इंडक्टर के अक्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट और उन वोल्टेज के अक्रॉस क्या रिलेशन बनेगा, क्या वो इन फेज होंगे या आउट ऑफ फेज होंगे, और आउट ऑफ फेज होंगे तो उनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करेंगे हम इंडक्टर की डेफिनेशन से। तो बच्चों, इंडक्टर क्या होता है? व्हाट इज एन इंडक्टर? इंडक्टर हमारे पास एक आम वायर, कोई भी एक आम जो हमारा कंडक्टर होता है या कोई एक हमारी आम वायर होती है, जिसमें हमारे पास एक वायर जो है जिसको हम कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसी कंडक्टर को या इसी वायर को अगर हम सोलिनॉइड या कॉइल की फॉर्म दे दें, ये देखें जी, इसी वायर को हम सोलिनॉइड की या कॉइल की फॉर्म दे दें तो ये क्या बन जाता है? यही बन जाता है इंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर था पहले एक स्ट्रेट वायर की शक्ल में था, उसी को बेंड करके हमने क्या बना लिया? हमने कॉइल या सोलिनॉइड बना लिया। तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया हमारा इंडक्टर। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जहन में रखी जाती है कि हमारे आम कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें हम जो वायर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो थिक भी हो सकती हैं, थिन भी हो सकती हैं। लेकिन इंडक्टर बनाने के लिए हम जो वायर यूज करते हैं, ये वायर आमतौर पर थिक वायर होती है। अब हम थिक वायर ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, थिन क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो जैसा कि आपको पता है, अगर हमारी वायर थिक वायर होगी तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो थिक वायर इस्तेमाल करने से हमें पहला फायदा तो ये हुआ कि हमारे इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लो रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जितनी कम होगी इंडक्टर की, ठीक है, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। आगे चल के हम देखेंगे। तो वैसे इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती है, लेकिन आइडियली हम इतनी कम रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट भी कर सकते होते हैं। तो ये लो रेजिस्टेंस इतनी कम होती है इंडक्टर की, हम इसको सम टाइम निग्लेक्ट भी कर देते हैं। कॉइल थिक होने का हमें जो दूसरा फायदा है, थिक कॉइल का एरिया ज्यादा होगा, उसकी वजह से कॉइल की जो इंडक्टेंस है वो भी ज्यादा होगी। तो बच्चों, इंडक्टेंस आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, ये कॉइल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कॉइल्स या इंडक्टर्स करंट की मैग्नीट्यूड को या करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, उसकी डायरेक्शन को और उसकी मैग्नीट्यूड को। या हम यूं कह सकते हैं कि इंडक्टर्स जो हैं वो इंडक्टेंस की बुनियाद पर, अपनी इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर वो करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर करंट चेंज होगा इंडक्टर में तो इंडक्टर उस चेंज को अपोज करेगा। यानी कि अगर इंडक्टर के थ्रू पास होने वाला करंट इंक्रीज करने की कोशिश करेगा मैग्नीट्यूड में, तो इंडक्टर उसकी मैग्नीट्यूड को कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। और अगर करंट कम होगा तो इंडक्टर उसे ज्यादा करने की कोशिश करेगा। या दूसरे लफ्जों में, जो इंडक्टर्स होते हैं ये करंट में आने वाले किसी भी चेंज को अपोज करते हैं, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इंडक्टेंस। तो बच्चों, इंडक्टेंस का वही रोल हो गया इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे मैस का या हमारे इनर्शिया का रोल होता है मैकेनिक्स में। मैस भी तो यही करता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले किसी भी चेंज को अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। और इसी प्रॉपर्टी को अगर हम इसमें देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो यही प्रॉपर्टी कहलाती है इंडक्टेंस। तो आप ये कह सकते हो कि इंडक्टेंस जो है, ठीक है, ये एनालॉजी है किसकी? ये एनालॉगस है किसके? एनालॉगस है किसकी? एनालॉजी है ये मैथ्स की एनालॉजी है मैकेनिक्स में। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हो सकता है कि इंडक्टेंस जैसा सेम रोल, या आप यूं कह सकते हो कि मैस जैसा रोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन प्ले करता है? तो इंडक्टेंस प्ले करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पर बन सकता है। तो अभी हमने बात की कि इंडक्टर क्या होता है, ठीक है जी। इंडक्टर की थिक क्यों रखा जाता है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, उसकी इंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो अभी हमने ये भी देखा कि इंडक्टर्स जो हैं ये अपोज करते हैं करंट में आने वाले किसी भी चेंज को, ठीक है। आपको पता है कि
अगर किसी इंडक्टर से एसी करंट फ्लो कर रहा हो, अगर किसी इंडक्टर से एसी करंट फ्लो कर रहा हो, यहां पर हम एक सिंपल सर्किट जो है वो बना लेते हैं जी। हमारे पास एक सिंपल इंडक्टर है और इसके साथ हमने इस इंडक्टर के साथ हमने एक एसी सोर्स को अटैच कर दिया है, ठीक है जी। इसकी जो इंडक्टेंस है वो L है और ये जो सोर्स वोल्टेज है ये हमारा VL है, जो कि हमने इस इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया है, ठीक है। अब जो ही सोर्स वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे तो इंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, ठीक, कुछ देर के बाद। तो ये देखें, ये करंट चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, क्योंकि ये एसी करंट है। तो इसका जो रिलेशन है हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। या आप ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। तो ये करंट है जो इंडक्टर में से पास करेगा। अब हम देख रहे हैं कि इस करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर इस चेंज को अपोज करेगा, यानी कि इंडक्टर करंट को अपोज नहीं करता बल्कि चेंजिंग करंट को अपोज करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं जी इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर। अब जाहिर बात है जब इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट चेंज होगा तो करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट चेंज होगा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, या दूसरे लफ्जों में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। हम देखना चाहते हैं कि वो इंड्यूस ईएमएफ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और पिछले चैप्टर में जब हमने सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर जो इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमने कैलकुलेट किया था। ये हमारे पास आया था माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी। इसमें जो माइनस है ये आपको पता है कि लेंज लॉ की वजह से आता है, ठीक है। तो ये इंड्यूस ईएमएफ है जो इस इंडक्टर में इंड्यूस हो जाता है। अब ये इंड्यूस ईएमएफ भी एक करंट पैदा करता है जिसे इंड्यूस करंट कहते हैं। तो इंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस करंट पैदा होता है वो हमारे अप्लाइड करंट को क्या करता है, अपोज करता है। इंडक्टर के अंदर इंड्यूस करंट हमारे अप्लाइड करंट को अपोज करता है। अब यहां पर जरा हम रिलेशनशिप देख लेते हैं। ये हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज है जो हमने एसी सोर्स के जरिए अप्लाई किया इस इंडक्टर के अक्रॉस, और इस इंडक्टर में एक इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो गया है जो कि हमारे पास माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी के बराबर है। तो अगर हम यहां पर किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करें, हमारा जो किरचॉफ सेकंड रूल था, किरचॉफ वोल्टेज रूल, अगर हम वो अप्लाई करें तो उस रूल के मुताबिक किसी भी क्लोज सर्किट में जितने पोटेंशियल चेंजेस होते हैं उन सारे पोटेंशियल चेंजेस का सम किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो देखें, एक तो यहां पर अप्लाइड वोल्टेज है हमारे पास VL, प्लस एक हमारे पास यहां इंड्यूस ईएमएफ आ गया है, इन सब का सम हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। यहां से हम निकाल सकते हैं VL इज इक्वल टू माइनस ई। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है, इसको आगे चल के हमने इस्तेमाल भी करना है, ये हमारे काम आएगी, इसलिए हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब देखें, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो VL इज इक्वल टू माइनस, अब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू है माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज बराबर आ गया एल डेल आई ओवर डेल टी, ठीक है जी। और अगर एल को कांस्टेंट रखें, एल कांस्टेंट ही होता है, तो VL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इसका मतलब है कि इंडक्टर के अक्रॉस हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस इंडक्टर में चेंज होने वाले करंट के, ठीक है। तो अभी हम इस वोल्टेज और इस करंट के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। हम दो तरह से स्टडी करेंगे, पहले जरा हम कंसेप्चुअली स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम ग्राफिकली या मैथमेटिकली उसको स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया जी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे इंडक्टर में करंट मेंटेन रहे तो ये कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, कंडीशन ये आ गई है कि VL शुड बी इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस ईएमएफ बराबर हैं, और ये माइनस क्या बता रहा है कि दोनों की पोलैरिटीज जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अभी हम इस करंट और ये जो वोल्टेज अप्लाई किया है इंडक्टर के अक्रॉस, इसमें रिलेशनशिप देखना चाहेंगे, ठीक है जी। दोनों तरह से देखेंगे, कंसेप्चुअली भी देखेंगे और मैथमेटिकली भी देखेंगे या ग्राफिकली भी देखेंगे। तो बच्चों यहां पर हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम करंट ले लेते हैं, और यहां मैं करंट का ग्राफ बनाता हूं। करंट जो है
इस तरह से साइनोसॉइडली जो है इसमें फ्लो कर रहा है इंडक्टर में, ये देखें इस इक्वेशन के मुताबिक। अब देखिए बच्चों, हमने ये कहा कि इंडक्टर जो है ये चेंजिंग करंट को अपोज करता है, कि अगर करंट चेंज होता है तो ये उस चेंजिंग को अपोज करता है। करता कैसे है? ये तो करता है, इट्स ओके। अब करता कैसे है? इंडक्टर के अक्रॉस हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं ये उस वोल्टेज को कम करता है या ज्यादा करता है, ठीक है। और यहां पर एक बात हमने ये भी की थी कि जब इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है फ्लक्स के चेंज होने से, तो इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर कर लेता है अपनी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है जी। ये बात भी हम आगे चल के करते हैं जरा। तो ये देखें, शुरू में जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया इंडक्टर के अक्रॉस तो फौरन से करंट नहीं आता इंडक्टर में, बल्कि कुछ टाइम लेता है करंट सेटअप होने में। तो शुरू में स्टार्ट में इंडक्टर के अक्रॉस हमने जब वोल्टेज अप्लाई किया तो इंडक्टर हमारे इस वोल्टेज को अपोज नहीं कर रहा स्टार्ट में, क्योंकि कोई करंट नहीं है अभी, तो इंडक्टर इसको अपोज नहीं कर रहा, इसलिए हमारा अप्लाइड वोल्टेज जो है वो स्टार्ट में मैक्सिमम है। उसके बाद जब करंट इंक्रीज होना शुरू होगा इंडक्टर में, अब करंट इंक्रीज हो रहा है, इंडक्टर क्या करेगा? इसको अपोज करेगा, यानी कि इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा? इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये उस वोल्टेज को कम करना शुरू कर देगा, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। दूसरे लफ्जों में इंडक्टर यहां पर एक लोड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह एक लोड होता है ना सर्किट में, जो सर्किट की एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो इस वक्त भी इंडक्टर एक लोड का काम करेगा। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ये उसको ड्रॉप करेगा ताकि करंट को अपोज कर सके। तो वोल्टेज जो है ये ड्रॉप करना शुरू कर देगा, और करते करते कैसा टाइम आएगा जब वोल्टेज जो है ये देखें जीरो हो जाएगा, और उस टाइम पे करंट जो है वो मैक्सिमम है। अब यहाँ पर हमारे जहन में सवाल आ सकता है कि ये कैसे हो गया? अप्लाइड वोल्टेज तो जीरो है और करंट मैक्सिमम कैसे है? तो ये देखें यहाँ पर आपके पास ना सिर्फ अप्लाइड वोल्टेज है बल्कि आपके पास इंड्यूस्ड वोल्टेज भी है, यानी कि इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर कर ली है। इसलिए अगर अप्लाइड वोल्टेज जीरो भी हो गया है और इंडक्टर में फिर भी करंट है तो ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर कर ली है जो हमने उसके अक्रॉस अप्लाई किया था पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आया है और इंडक्टर ने एनर्जी को स्टोर कर लिया, इसलिए करंट उसमें मैक्सिमम हो सकता है। उसके बाद क्या होगा? करंट का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। जब करंट कम होना शुरू होगा अब इंडक्टर फिर उसको अपोज करेगा, इंडक्टर उस करंट को बढ़ाना चाहेगा क्योंकि इंडक्टर चाहता है करंट कांस्टेंट रहे। अब इंडक्टर इस करंट को कैसे बढ़ाएगा? इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये उस वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू कर देगा ताकि करंट इंक्रीज हो, करंट कांस्टेंट रहे। तो ये वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू कर देगा, लेकिन पोलैरिटी उसकी ऑपोजिट हो जाएगी वोल्टेज की। तो ये देखें जी, इसने वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू कर दिया इंडक्टर में। अच्छा, अब यहां पर फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये वोल्टेज को इंक्रीज कैसे कर सकता है? क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है और उसी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है वोल्टेज को इंक्रीज करने में। तो यहां पर इंडक्टर जो है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम कर रहा है। पहले यहां पर आपने देखा पहले क्वार्टर में कि इंडक्टर जो था वो एक लोड के तौर पर काम कर रहा था जो कि एनर्जी को कंज्यूम करता है, और यहां पर अब इंडक्टर एक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है, सोर्स के तौर पर काम कर रहा है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये देखें जी, जो जो करंट डिक्रीज होता जाएगा इंडक्टर जो है वो अपने अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको बढ़ाता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब आप देख रहे हैं कि करंट जीरो हो जाएगा, उस टाइम जो वोल्टेज है VL या अप्लाइड वोल्टेज वो क्या हो चुका होगा? जीरो हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोबारा फिर अब करंट की पोलैरिटी चेंज हो गई। पहले करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अब ये देखें नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हुआ तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया। अब दोबारा से करंट ने इंक्रीज होना शुरू किया, अब करंट दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, इंडक्टर उसे फिर डिक्रीज करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो उसको कांस्टेंट रखना चाहता है। तो इंडक्टर करंट को कैसे डिक्रीज करेगा? अप्लाइड वोल्टेज को डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ये देखेंगे अप्लाइड वोल्टेज को डिक्रीज करना शुरू। तो इस तरह से आप देख रहे हैं करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप, ठीक है जी। अब जरा इसको हम देख लेते हैं मैथमेटिकली। तो ये देखिए हमारे पास ये मौजूद है VL इज प्रोपोर्शनल टू del I over del T, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस ग्राफ की बात करें तो x एक्सिस पे आपने टाइम लिया है, y एक्सिस पे आपने करंट लिया है, y ओवर x, ये तो स्लोप बन गई इस ग्राफ की। इसका मतलब है कि del I ओवर del T, ये जो रेड वाला ग्राफ है हमारा करंट का जो ग्राफ है ये तो उसकी स्लोप है। अब इस स्लोप को डिफरेंट पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस स्लोप को यहां निकालते हैं ओरिजिन पे, ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान, ठीक है।
यहाँ पर अगर हम स्लोप बनाएं तो ये देखें स्लोप हमारी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। अगर स्लोप मैक्सिमम आएगी तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा, और आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम है। उसके बाद पॉइंट बी के ऊपर स्लोप बनाएं तो ये देखें स्लोप हमारी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, तो स्लोप जीरो होगी। जब स्लोप जीरो होगी तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा, और पॉइंट बी पे देख लें वोल्टेज जीरो हो गया है। इसके बाद दोबारा आप इस पॉइंट पर पॉइंट सी पर स्लोप बनाएं तो आप देखेंगे स्लोप फिर मैक्सिमम होगी। स्लोप मैक्सिमम होगी तो वोल्टेज अगेन मैक्सिमम होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज अगेन मैक्सिमम हो गया। और यहाँ पर फिर आप स्लोप बना लें, स्लोप फिर जीरो हो गई, तो ये देख लें इस पॉइंट पे जहां स्लोप जीरो है उस पॉइंट पे ये ब्लू वाला हमारा वोल्टेज है, उस पॉइंट पे वोल्टेज भी जीरो है। तो ये है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, और इससे पहले हमने इसकी कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो बच्चों अब हम अगर इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाएं, इनकी वेक्टर डायग्राम बनाएं, तो आप देख रहे हैं कि जो करंट है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव एक्सिस में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है जी, पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज कर रहा है। इसलिए हम इसको प्लॉट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर, और वोल्टेज जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज यहाँ पर लीड कर रहा है और करंट यहाँ पर लैग कर रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है, ठीक है, और करंट जो है वो लैग करता है। और कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाय 2 का, यानी कि वोल्टेज जो है वो पाई बाय 2 से लीड करता है और करंट जो है वो पाई बाय 2 से लैग करता है। उसके बाद है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। इसको हमें फ्लो ऑफ चार्ज कहना चाहिए, क्योंकि करंट जो होता है वो चार्ज का फ्लो ही होता है। तो जब आप ये कहेंगे ना फ्लो ऑफ करंट, तो फ्लो ऑफ चार्ज तो डबल हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो करंट ऑलरेडी फ्लो का नाम ही है, करंट कहते ही फ्लो को है, तो इसलिए हमें ये कहना चाहिए कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो ऑफ चार्ज, या आप यूं कहना चाहिए कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू करंट, टू चेंजिंग करंट। तो चेंजिंग करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंडक्टर, उसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और बच्चों इसको हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है ओमेगा एल के। ओमेगा जो है ये 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इंडक्टेंस जो है ये फ्रीक्वेंसी के साथ इसका ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एसी यूज करोगे तो इंडक्टर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और कम फ्रीक्वेंसी वाला एसी यूज करोगे तो इंडक्टर उसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। उसके बाद हम पावर देख लेते हैं, पावर अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है जी, कि इंडक्टर के अक्रॉस हमारी पावर डिसिपेशन क्या होती है जी। तो अभी हम देख लेते हैं जी पावर अक्रॉस इंडक्टर। जी बच्चों, पावर अक्रॉस इंडक्टर, तो हम यहां पर दोबारा से ग्राफ बना लेते हैं इसको समझने के लिए। तो ये हमारा करंट का ग्राफ है जी, और इसके साथ हमारा जो वोल्टेज है जी, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है जी। बच्चों सबसे पहले हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ग्राफ को, और हर क्वार्टर से अलग अलग से पावर निकाल लेंगे, ठीक हो गया। तो इसमें ये देखें जी, ये हमारा पहला क्वार्टर है, ठीक है जी, यहां तक ये हमारा पहला क्वार्टर है, ये हमारा दूसरा क्वार्टर है, और इसी तरह से ये हमारा तीसरा क्वार्टर है, और ये हमारा चौथा क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर में देखें, ठीक है, ये गलत लग गया मुझसे, ये वाला लाइन नहीं लगानी चाहिए थी, ये वाली। देखें फर्स्ट क्वार्टर में ये हमारा करंट है जो कि पॉजिटिव है, ये हमारा वोल्टेज है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पावर डेसिपेशन क्या आएगी, VI, यानी कि पावर डेसिपेशन होगी। इंडक्टर यहां पर लोड के तौर पर काम करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। उसके बाद अगला क्वार्टर जो है उसमें देखें ये करंट है, करंट पॉजिटिव है, और ये हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज नेगेटिव है, तो पावर डेसिपेशन आ गई, वोल्टेज नेगेटिव हो गया, करंट पॉजिटिव हो गया, तो आंसर आ गया -VI। अब पावर नेगेटिव हो गई, मतलब इसका ये है कि इंडक्टर ने जो एनर्जी कंज्यूम की थी या एनर्जी स्टोर की थी वो उसने रिटर्न कर दी सर्किट को, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा क्वार्टर हमारा ये है, ये देखिए तीसरे क्वार्टर में ये हमारा वोल्टेज है जो कि नेगेटिव है, ये हमारा करंट है जो भी नेगेटिव है, तो पावर डेसिपेशन क्या आ गई, -V
और माइनस आई, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, आंसर होगा वी आई। उसके बाद लास्ट जो हमारा क्वार्टर है उसमें देखें, ये हमारा वोल्टेज है जो कि पॉजिटिव है, ये हमारा करंट है जो कि नेगेटिव है, तो पावर डेसिपेशन अगेन क्या हो जाएगी, माइनस वी आई। तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, माइनस का मतलब है वो रिटर्न कर रहा है, प्लस वी आई का मतलब है वो फिर स्टोर कर रहा है, और माइनस वी आई का मतलब है वो फिर रिटर्न कर रहा है। तो इंडक्टर क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, स्टोर कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, यानी कि टोटल जो पावर डेसिपेशन है अलॉन्ग अक्रॉस इंडक्टर वो क्या हो गई है, जीरो हो गई है, क्योंकि अगर आप इन चारों को जमा करें, दो वैल्यूज प्लस हैं दो माइनस हैं, तो आंसर जीरो आ जाएगा। सो इसका मतलब है इंडक्टर जो है वो पावर को कंज्यूम नहीं कर रहा ओवरऑल। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंडक्टर्स की, और यही प्रॉपर्टी की वजह से इंडक्टर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है हमारे सर्किट्स के अंदर, क्योंकि ये एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते, ठीक है, इसलिए हम इनको सर्किट्स के अंदर चोक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल है इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि ये एनर्जी जो है वो सर्किट की कंज्यूम नहीं करते आइडियली। वैसे तो थोड़ी बहुत जो पावर लॉसेस होते हैं वो तो होते ही हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक इंडक्टर के हवाले से। अब मैं आपको बता दूं एंड पर कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा। वैसे तो ये पूरा लॉन्ग ही होगा, ठीक है। इसमें अब शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो इसकी रिएक्टेंस होती है उसमें और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ये एमसीक्यूज हो सकता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो डेफिनेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकती है। इसके साथ जो कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है इंडक्टर में, ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है। इसके अलावा इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर की डेफिनेशन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका। इसके अलावा शुरू में हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हम इंडक्टर की जो वायर है उसको हम थिक क्यों रखते हैं, तो ये भी एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो इसके अलावा एक और मैंने स्टार्ट में आपको एमसीक्यूज बताया था, ठीक है। तो ये इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर फर्दर आप जानना चाहते हैं तो लीड्स पब्लिशर्स की बुक है, वो बुक मैंने लिखी है, तो उस बुक के अंदर जो है हर टॉपिक के साथ जो पास पेपर के एमसीक्यूज हैं वो साथ ही दे दिए गए हैं, तो आपको ये ढूंढने में फिर मुश्किल नहीं होगी कि एमसीक्यूज इस टॉपिक से कैसे और क्या आता है। और इसके अलावा हर टॉपिक से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज के अलावा उस टॉपिक से आ सकते हैं वो भी हर चैप्टर के एंड पे दिए हुए हैं। तो आप लीड्स पब्लिशर्स की बुक जो है वो परचेज कर लें सेकेंड ईयर फिजिक्स की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।